जब तक प्रेस वाला कुछ कहता, वो आदमी सवाल पर सवाल किए जा रहा था। बाबूजी, अब तो मैं दुकान पर ही रहता हूँ। इधर उधर कुछ खा पी कर दुकान में ही सो जाता हूँ। जब से रागिनी इस दुनिया से गई, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अब तो बस जिंदगी के बचे हुए टाइम को काट रहा हूँ। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। और बताओ, कैसे आना हुआ? कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए उस आदमी ने पूछा। कुर्सी पर बैठकर गमछे से मुंह पोंछते हुए प्रेस वाला बोला, बाबूजी, ये लड़का मेरे एरिया का है और यहाँ आईआईटी की तैयारी करने आया है। इसको एक सस्ता सा रूम चाहिए। रामदीन भाई, अभी तो कोई रूम खाली नहीं है। देख लो, बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। बेचारा बहुत गरीब आदमी है। लड़का पढ़ाई में बहुत तेज है, इसीलिए इसे इधर लेकर आए हैं। दिमाग पर हल्का सा जोर डालने के बाद मकान मालिक बोला, अरे हाँ, याद आया। एक रूम तो है, बहुत दिन से खाली है, लेकिन बहुत छोटा है। दूसरी या तीसरी मंजिल पर है। चलो दिखा दो, हो सकता है पसंद आ जाए, बापू ने कहा। मकान मालिक हम लोगों को लेकर तीसरे तले पर गया। छत पर एक छोटा स्टोर रूम टाइप का 6 बाय 8 का कमरा दिखाते हुए कहा, ये कमरा है। कमरे में देश भर का कबाड़ खाना भरा था। कैसा लग रहा है? बापू ने मेरी ओर देखते हुए पूछा। काम चलाऊ तो है, मैंने कहा। किराया कितना है? प्रेस वाले ने पूछा। आप फिक्र ना करें, मैं कमरे को अभी साफ करा दूंगा, तब पढ़ाई करने के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। मकान मालिक ने बापू की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, भाई, किराया कितना है? बापू ने पूछा। चलो रामदीन, तुम्हारी बात है तो 1500 रुपए दे देना, मकान मालिक ने कहा। बहुत ज्यादा है भाई, ये तो स्टोर रूम है, बहुत दिन से खाली पड़ा है। 1000 रुपए देंगे। थोड़ी देर सोचने और कमरे को चारों तरफ से गौर से देखने के बाद बापू ने कहा, 1000 तो बहुत ही कम है। मकान मालिक ने नहीं में सिर हिलाते हुए कहा, अरे, मैं आपको एक तख्त, मेज और पंखा दूंगा। फिर कुछ सोचकर बोला, और हाँ, ये सीढ़ी पर बनी अलमारी को खाली करा दूंगा, जिससे आप अपनी किताब कापी रख लेना। मकान मालिक ने कहा, कमरे में कोई खिड़की या रोशनदान तो है नहीं? बिजली ना रहने पर तो कमरे में पूरा अंधेरा रहता होगा, मैंने पूछा। यहाँ तो लगभग 24 घंटे लाइट रहती है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए यदि बिजली जाती भी है तो नीचे लगे इन्वर्टर से लाइट जलेगी। आपको पढ़ाई में कोई बाधा नहीं होगी, मकान मालिक ने कहा। काका, आप बड़े आदमी हैं, 1200 रुपए ले लेना। बच्चा बहुत गरीब है, थोड़ी मदद कर दीजिए, बड़ा एहसान होगा, प्रेस वाले ने मेरे लिए हाथ जोड़कर कहा। चलो, 1200 तो नहीं, 1300 दे देना, मकान मालिक ने पान की पीक थूकते हुए कहा। चलो डन, बापू ने राहत भरी सांस लेते हुए कहा और 1300 रुपए एडवांस में दे दिए। हमने अपना सामान बाहर छत पर रख दिया। मकान मालिक ने एक आदमी बुलाकर कमरे को खाली कर साफ करवाने लगा। मैं और पिताजी नीचे मकान मालिक के ड्राइंग रूम में बैठ गए। भाई जी, अब आप हमें इजाजत दीजिए, अब मैं चलूं, रात हो रही है, अभी मुझे खाना भी बनाना है, प्रेस वाले ने बापू से हाथ जोड़ते हुए कहा। बापू बतौर कमीशन प्रेस वाले को 500 रुपए देने लगे। कहा, भैया, अब हम आपसे कमीशन ले भाई? अरे, हम गरीब जरूर हुई, लेकिन हमार दिल बहुत अमीर हुई। हम दलाल थोड़े बानी, अगर मेहनत मजूरी से पेट ना भरी तो का दलाली से भरी, प्रेस वाले ने हाथ जोड़ते हुए कहा। भविष्य में फिर कभी हमार कउनो जरूरत पड़ी तो बतावल जाई। अरे, ई तो हमरो बच्चा है भाई। इतना कहकर प्रेस वाला चला गया। मैं सोचने लगा, मुश्किल से 2 जून की रोटी जुटाने वाला ये प्रेस वाला मेहनत और ईमानदारी की रोटी खाने में यकीन रखता है। वहीं दूसरी ओर आप अपना बच्चा समझकर खाना खिला देंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपको किराया समेत हम 2500 रुपए दे देंगे, बापू ने हाथ जोड़ते हुए कहा। चलो ठीक है, कहकर मकान मालकिन नीचे चली गई। अब तुम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, भगवान की दया से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बापू ने कहा।
बंसल या रेजोनेंस में से किसी में 100% स्कॉलरशिप में एडमिशन हो जाना चाहिए। ईश्वर की कृपा से मेरे रहने और खाने का इंतजाम हो चुका था। रात तक हम दोनों ने अपना सामान सेट कर दिया। रात को मकान मालकिन ने हम दोनों के लिए खाना दिया। खाना खाकर मैं और बापू रूम में ही सो गए। दूसरे दिन बापू मेरे लिए जरूरी सामान और किताबें खरीदवा कर वापस गांव चले गए। जाते समय उन्होंने मुझसे वादा लिया, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और आईआईटी में सफल होकर उनका और पूरे गांव का नाम रोशन करूंगा। बापू को स्टेशन पर छोड़ते समय मेरी आंखों में आंसू थे। मन ही मन मैंने डू और डाई की कसम खाई, या तो आईआईटी में सिलेक्शन, नहीं तो कोटा की धरती पर जान दे देंगे। हालांकि कोटा आने वाले सभी स्टूडेंट इस तरह की शपथ लेते हैं और अपने अभिभावकों से वादा करते हैं। इसके बावजूद चंद स्टूडेंट्स की ही हसरत पूरी हो पाती है। अधिकांश के हाथ निराशा लगने के उपरांत जान देने की बजाय किसी दूसरे क्षेत्र में भविष्य तलाशते हैं। केवल कुछ मूर्ख टाइप और इमोशनल स्टूडेंट ही आत्महत्या जैसे मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ अवसरों की कोई कमी नहीं है। रूम पर पहुंचकर मैं पढ़ाई में जुट गया। 5 दिन बाद बंसल का एंट्रेंस एग्जाम होना था। बंसल के एंट्रेंस एग्जाम में देश भर से आए हजारों स्टूडेंट की भीड़ थी। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले हाई फाई फैमिली के बच्चों को देखकर एक बार तो मेरी हिम्मत ही छूट गई। रही सही कसर एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देखकर पूरी हो गई। पेपर इतना टफ था कि वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स को एसी में भी पसीना आने लगा। कहने के लिए तो बंसल का एंट्रेंस पेपर 10वीं स्टैंडर्ड का था, लेकिन पेपर का स्तर 10+2 से भी अधिक एडवांस था। पेपर देखकर तो मैं बुरी तरह से हिल गया। किसी तरह 50% प्रश्नों को अटेम्प्ट किया। बंसल के एग्जाम में मेरी हालत सुपर 30 से भी बदतर हो गई थी। हालांकि एग्जाम हॉल से निकलने वाले सभी छात्रों की हालत खराब थी। एग्जाम हॉल से बाहर निकलते मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। मुझे लगा कहीं मेरे सपने का अंत ना हो जाए। सीनियर स्टूडेंट्स ने पेपर देखकर बताया कि इसमें तो 50% से अधिक प्रश्न आईआईटी के पेपर से रिपीट किए गए हैं। तब जाकर मेरी जान में जान आई। मुझे लगा कि मेरी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं है। पेपर की क्वालिटी बहुत ही एडवांस है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। 10वीं स्टैंडर्ड का कोई भी बच्चा 30% से ज्यादा क्वेश्चन नहीं हल कर सकता है। पेपर कैसा गया? शाम को बापू ने फोन पर पूछा। मैंने उन्हें सारी बातें सही सही बता दी। बापू की सलाह पर मैंने बुक स्टॉल से आईआईटी के पिछले वर्षों के पेपर का सॉल्व खरीदा और रूम पर जाकर उसे हल करने की कोशिश करने लगा। हालांकि अधिकांश प्रश्न मेरी समझ से परे थे। इसके बावजूद मैंने प्रश्नों के उत्तरों को याद करना शुरू कर दिया। आईआईटी के पेपर को पढ़ने और हल करने का अभूतपूर्व फायदा मुझे रेजोनेंस के एंट्रेंस एग्जाम में मिला। मैं रेजोनेंस का एंट्रेंस एग्जाम टॉप कर गया। मतलब कि कोटा के आईआईटी की टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेरा निशुल्क एडमिशन हो गया। मैंने बापू को बताया तो बापू खुशी के मारे उछल पड़े। कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद मेरी दूसरी चुनौती 11वीं में प्रवेश लेने की थी। कोटा में तैयारी करने वाले अधिकांश बच्चे कोटा स्थित किसी प्राइवेट स्कूल से 10+2 करते हैं, क्योंकि 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए कोटा छोड़कर जाने का मतलब कि 15 से 20 दिनों का नुकसान होना। आईआईटी मेंस एग्जाम के चंद दिन पहले 15 से 20 दिनों की बर्बादी का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता है। कोटा के प्राइवेट स्कूलों की फीस बहुत अधिक थी, जिसे अफोर्ड कर पाना मेरे लिए मुश्किल था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं 10+2 आरा से ही कर लूं। आप आरा के किसी छोटे मोटे स्कूल में 11वीं में मेरा एडमिशन करा दीजिए, मैं वहां आकर परीक्षा दे दूंगा, मैंने बापू से फोन पर कहा। परीक्षा के चक्कर में 15-20 दिन बर्बाद हो जाएंगे।